हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपने अभी तक ये चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, ये मेनली एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर है और इसमें जो अभी पेपर देने वाले हैं उसमें क्लास 10th का, तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को उठाया है, तो इसको देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 का नाम है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले एग्जांपल को ले लेते हैं कि हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन होती रहती है, जैसे कि फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो भोजन डाइजेस्ट हो रहा है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हमें भोजन डाइजेस्ट होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद दूसरा है कि वी रिस्पायर, जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं। देखिए, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से सीधे बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। हमने बहुत ही शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो वी रिस्पायर का मतलब होता है सांस लेना, और ये भी एक तरह केमिकल रिएक्शन है। देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जैसे कि इसमें 3-4 चीज़ें लिखी हैं, अगर इसमें कोई भी चेंज हो रहा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे पहला लिखा है चेंज इन स्टेट, अगर कहीं पर भी किसी की स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसे कि कोई चीज़ सॉलिड में थी वो लिक्विड में हो जाए, या फिर लिक्विड से गैस में चली जाए, यानी कि उनकी स्टेट में चेंजेस हो जाए, क्योंकि 3 तरह की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनकी स्टेट में चेंज हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा है कि चेंज इन कलर, अगर कोई भी कलर में चेंज हो जाए तो उसको भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि अगर कोई रिएक्शन हो और वहाँ से कुछ गैस निकले तो हम बोलेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई भी टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके आगे देखते हैं। उसके बाद है कि इक्वेशन भी नाम है ना इस चैप्टर का, तो हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। देखिए, हम क्या करते हैं कि जो भी बात को उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हो रही होती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दें तो होती है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि ये हमारा मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो हमारा जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये हमारा रिएक्टेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट तुमको पता चल रहा होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है। जो हमारे केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा कर लेती हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो आपको रिएक्टेंट समझ में आ चुका है और प्रोडक्ट समझ में आ चुका है। देखिए, जब कोई भी रिएक्शन लिखी होती है उसके बीच में एरो जरूर लगा होता है। तो एरो का अगर कभी भी पूछा जाए एग्जाम में कि एरो का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है सोर्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस दिशा में हो रही है इसका काम है रिएक्टेंट का बताने का। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि ये एक तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, यानी कि हम किसी भी बात को फार्मूले से लिख दें तो एक तरह की केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन का मतलब है जो आपने अभी पहले देखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम शब्द से लिखते हैं, तो वर्ड इक्वेशन होती है। और ये है केमिकल इक्वेशन है जिसको हम फार्मूले के द्वारा लिखते हैं। अब उसके बाद के स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि स्केलेटल केमिकल जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि एटम उनके बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, इधर एक है। तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपको क्लास 10th में इस चैप्टर के लिए बैलेंसिंग भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। बैलेंस का मतलब है कि एटम जो है वो बराबर होना चाहिए। देखिए, इसके लिए एक ला पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये होता क्या है, मेनली ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी जो हमारा मास होता है, यानी कि वेट जो होता है एक रिएक्शन में, वो ना ही
डिस्ट्रॉयड होता है ना ही बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे कि हमारा यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होती है तो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसमें आप देखेंगे कि जिंक का एक एटम है तो आफ्टर द रिएक्शन एक ही है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सारी चीज़ें बैलेंस है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद लिखा है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि कोई भी अगर हमारी रिएक्शन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आयरन है तो आयरन किस रूप में होता है, सॉलिड के रूप में, तो हम एस ब्रैकेट में लिख सकते हैं। वाटर किस रूप में होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि वाटर तो हमारा लिक्विड रूप में होता है लेकिन गैस है, तो ये रिएक्शन में गैस के रूप में ही है, यानी स्टीम के रूप में है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन रहा है तो वो भी सॉलिड के रूप में होता है, हाइड्रोजन भी हमारा गैस के रूप में होता है। इसको बैलेंस कर दिया गया है कि आयरन यहाँ पे 3 है, इधर 3 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन या 4 जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 8 हाइड्रोजन है, इधर देखिए 4 2 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो बैलेंस है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव और द बिलो ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे रिएक्शन कंडीशन है, यानी कई बार हम रिएक्शन में अलग से जो चीज़ें देते हैं इन्हें हम हिंदी में उत्प्रेरक भी बोलते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हमेशा हम एरो के ऊपर लिखते हैं या फिर नीचे लिखते हैं, जो कि ऊपर अलग से जो दी जाती है, जैसे प्रेशर वगैरह, प्रेशर या फिर टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हम अलग से देते हैं रिएक्शन को। देखिए दोस्तों, इनका काम क्या होता है प्रेशर, कैटलिस्ट, टेम्परेचर का देने का, तो हमारा मेनली ये काम है कि इन जो है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना या फिर रिएक्शन की स्पीड को स्लो करना। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये रिएक्शन अगर नहीं होगी जब तक हम इतना प्रेशर 340 एटम का प्रेशर नहीं देते हैं, तो अब हमारा मिथनॉल बन जाता है। ये एक रिएक्शन है हमारी रेस्पिरेशन की, जब हमारे शरीर में जो ये वो है जब फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट करते हैं, तो CO2 गैस की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बन जाता है। तो ये आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमको देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की होती हैं। आपके चैप्टर में मेनली 4-5 तरीके की हैं, तो ये सभी पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले है कम्बिनेशन रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन लिखा है, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट आर रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या है कि इसमें जो रिएक्टेंट हमारी लेफ्ट साइड में होते हैं, प्रोडक्ट हमारा राइट साइड में जो चीज़ बनती है। तो रिएक्टेंट हमारे 2 हो सकते हैं, उससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बने। और यही डिफिनीशन में लिखा हुआ भी है, अ रिएक्शन इन विच 2 आर मोर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक सिंगल ही बने। कैल्शियम ऑक्साइड और ये हमारा वाटर, तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। दोस्तों ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमारा एक चूने का ही फार्मूला है, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है केमिकल नेम, और इसी को हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले को जब जलाते हैं, या कार्बन भी बोलते हैं इसी को। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 गैस बनता है। आप इन दोनों में एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि हमारा रिएक्टेंट साइड 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनता है। एक और लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हम लोग वाटर के बनता कैसे है, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, रिएक्टेंट साइड 2 एलिमेंट है लेकिन बनने के बाद हमेशा प्रोडक्ट एक ही बनता है। उसके बाद है आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि जहाँ पर हीट रिलीज होती है, हीट निकले, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम लोग नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, नेचुरल गैस का फार्मूला क्या होता है, मीथेन को ही नेचुरल गैस बोलते हैं। तो मीथेन की जब रिएक्शन क्या कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे CO2 गैस और वाटर बनता है और साथ ही साथ यहाँ पर हीट निकलती है। तो जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी रेस्पिरेशन है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, क्या एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये आपके बोर्ड में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ज़रूर तैयार कर लेना है।
तो ये एक तरह की रेस्पिरेशन जो है हमारी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा भोजन टूटता है, यानी कि हमारा भोजन का ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी एक तरह का एनर्जी रिलीज हो रही ना, तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे ग्लूकोज जो होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ये एक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। तो हमारा क्या होता है कि ये इसका ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। लास्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये बिल्कुल कम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ मोर प्रोडक्ट, यानी कि इसमें जो हमारा रिएक्टेंट एक होगा लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से अधिक, यानी कम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हो सकते हैं। फेरस सल्फेट की जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग हीट के साथ, यानी कि इसको हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट जाता है। तो यानी कि हमारा रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट दो या दो से अधिक बन सकते हैं। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो हमारा रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट दो या दो से अधिक बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना है कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये 20 एलिमेंट ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 20 एलिमेंट नहीं आते तो इनका बार बार यूज़ होने वाला है। आपको केमिस्ट्री के 5 चैप्टर पढ़ना है, तो 20 एलिमेंट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 20 एलिमेंट से बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए हमने सीक्वेंस में लिख दिया है। सबसे पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और 11 पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो 20 एलिमेंट आपको ज़रूर याद कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ लिया है। सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया, और 20 एलिमेंट के नेम भी बता दिया है। अब हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्टिविटी सीरीज़, इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ आना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसमें क्या होता है कि ये सारी मेटल्स हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आते हैं इनकी रिएक्टिविटी, मतलब नीचे से जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। देखिए आपको ऊपर एरो पे लिखा हुआ है मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। इस तरीके से आपको ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी है, तभी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगा। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले जब हम लोग आयरन की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि एक जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से। तो इसमें आयरन क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट बना लेगा। दूसरा है जिंक, जो होता है हमारा कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा। फिर है लेड को कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, लेड क्लोराइड बना के कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि दो हमारे कंपाउंड होंगे, एक दूसरे के एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे कि हमारा ये जो सोडियम होगा ये बैरियम को डिस्प्लेस कर देगा और बैरियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, बैरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसमें बैरियम सल्फेट जो है हमारा एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट उसको बोलते हैं जो पानी में घुलता नहीं है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि ये एक अविलेय पदार्थ है, यानी पानी में घुलता नहीं है, इंसोल्यूबल प्रोडक्ट है, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट का क्यों है, क्योंकि इसमें जो सोडियम है वो बैरियम को डिस्प्लेस करके इधर उधर आ जाता है। उसके बाद हम सभी को पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन ये होती है किसी चीज़ से ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, वो होता है ऑक्सीडेशन। दूसरा है रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है रिडक्शन। यानी कि कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, अभी डिफिनीशन बताया, तो ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। लास्ट में आप सभी को पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अ रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा है।
ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन ये होती है कि ऑक्सीजन अगर निकल जाए तो कार्बन के साथ क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया, और किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब देखिए लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं, सम मोर अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल लिखे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। सबसे पहला है कि जिंक ऑक्साइड की जब हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया, और कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और भी एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा है कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन का हमारी रोज़ की ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला है आपको आपके एनसीईआरटी बुक में कोरोजन दिया गया है। तो इसका एग्जांपल है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। होता क्या है कि जब ये आयरन मॉइस्चर और एसिड की कांटेक्ट में आ जाता है तो इस पर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। तो कोरोजन का एग्जाम्पल है। जब कभी भी सिल्वर पे रस्टिंग कोरोजन हो जाता है तो ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, और कॉपर में जब रस्टिंग होगी तो ग्रीन कलर का लग जाता है। तो एग्जांपल आपको याद कर लेना है। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब हमारा जो भोजन होता है वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आता है, तो जो हमारे फैट ऑयल वाले जो भोजन होते हैं, खाद्य सामग्री, तैलीय खाद्य सामग्रियाँ जो होती हैं, जब वो ऑक्सीजन के संबंध आ जाती हैं तो वो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। अगर हमको इस भोजन को बचाना है तो क्या कर सकते हैं, उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है प्रतिऑक्सी कारक, जो हमारे भोजन को खराब होने से बचाएंगे। इसके एग्जांपल हैं BHT और BHA। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रख दें ताकि उसमें ऑक्सीजन का कंटेक्ट ना हो सके। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर यही मात्र काफ़ी कम समय में कंप्लीट हो गया है। यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा।